अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा जी, अगर आपसे टेलीफोन पे रब्ता करना हो, आपसे यानी फ़ोन पे बात करनी हो तो कैसे बात हो सकती है। मैंने इस जुमे को भी लाइव शो जब किया तो उसमें यही बात बताई थी कि शाम के औकात में मेरी कोशिश होती है 2 से 3 घंटे मैं मुख्तलिफ कॉल्स ले लेता हूँ। अगर बिज़ी हूँ तो मजबूरी है, वरना मैं कोशिश करता हूँ कॉल्स लूँ। मॉर्निंग में भी ऐसा होता है कि मैं कॉल्स ले लेता होता हूँ, रात को भी ले लेता होता हूँ। शेड्यूल मेरा बहुत बिजी होता है। फैमिली का, दोस्तों का, सबका यही गिला होता है कि यार आप तो फ़ोन ही नहीं करते हो, फ़ोन ही नहीं उठाते हो। तो आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग जो कॉल कर रहे होते हैं, मैं उन्हीं का ही फ़ोन उठाने में इतना बिजी होता हूँ कि फिर अपने दोस्तों और फैमिली को भी टाइम नहीं दे सकता। तो आप बिल्कुल मुझसे इसी नंबर पे जिस पे आप मुझे स्टोरीज भेजते हैं, यही मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। हर वक्त ये मेरे हाथ में होता है। नमाज के औकात में मैं इसको बंद कर देता हूँ, आपको ऑफ मिलेगा, वरना ये हर वक्त ये ऑन होता है। तो आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोशिश कीजिए वॉइस मैसेज भी ना कीजिए। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई मुझसे बात करना चाह रहे हैं ऑफ कैमरा स्टोरी में, तो आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। सवाल पूछना चाहते हैं तो आप वॉइस मैसेज मत कीजिए, वो मैं नहीं सुनता। लिखा हुआ वॉइस मैसेज मैं लाजमी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि लोगों को आसानी होती है। वॉइस मैसेज वो 2-2 घंटे का कर देते हैं, 10-10 मिनट का कर देते हैं। तो लिखा हुआ जो होता है ना, वो शॉर्ट सा आप लिखें, मैं आपको फ़ौरन इंशाल्लाह अगर आपकी इमरजेंसी होगी खुद ही आपसे रब्ता करूँगा। बाकी आप कोशिश करते रहा करें। अगर कॉल अटेंड नहीं भी हो रही तो किसी लम्हे भी आपकी कॉल अटेंड हो जाएगी, या मैं देखूंगा किसी की मिस कॉल्स आई हुई हैं तो उस नंबर को मैं खोल के देखता हूँ, इस नंबर से मिस कॉल आई हुई है, क्या इशू है। तो देखता हूँ सीरियस इशू है, इमरजेंसी इशू है, तो मैं उनको खुद ही रिंग बैक वापस कर लेता होता हूँ, रिंग बैक कर लेता हूँ। तो आप +923136655500 यही मेरा पर्सनल नंबर है और यही हर वक्त मेरे पास होता है। मेरे अलावा इसको कोई भी नहीं हाथ लगा सकता। उसकी रीज़न ये है कि इसमें आप लोग अपनी डिटेल भेजते होते हैं, इसलिए मुझे बहुत सारे लोगों ने ऑफ़र किया, आप बहुत बिजी होते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, मुझे आप मैनेजर या असिस्टेंट रख लें, हम इसको देख के आपको बता दिया करेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, लोग मेरी ज़ात पे एतमाद करके अपना तस्वीरें, अपना डाटा मुझे भेजते हैं, मैं इसलिए किसी को भी ये नंबर नहीं दे सकता। आप बस कोशिश किया करें, कॉल करें, वॉइस मैसेज करें, इंशाल्लाह मेरा आपसे रब्ता लाजमी हो जाएगा। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा जी मेरी फैमिली भी आपकी ऑफ कैमरा स्टोरी सुनती है, इसलिए कहीं मना ही ना कर दें। ये स्टोरी सुनने के बाद तो नाम चेंज कर दीजिएगा। तो मिलते जुलते नाम जो मुझे नाम समझ आए हैं, जिन्होंने कहानी भेजी है उनका नाम भी मैं फर्जी रखने जा रहा हूँ। उनका नाम है माज और ये कराची में रहते हैं। दोस्त हैं इनके बहुत अच्छे, लेकिन वो कहते हैं वो मेरे उस्ताद भी हैं। उनका नाम है फयाज, ये भी फर्जी नाम रखने जा रहा हूँ। माज कहते हैं मेरी कहानी ज़िंदगी की वो कहानी है जो 2 साल पहले मेरे साथ हुई है, लेकिन आज भी याद करूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कल का ये वाकया हो। कहानी के एंड पे एक ज़रूरी बात है जो मैं एंड पे आपके करना चाहूँगा कहानी के लास्ट में। ये उन दिनों की बात है जब मैं फारिग था, कोई नौकरी, जॉब या इसी सिलसिले को ढूंढ रहा था। कुछ ऐसा सिलसिला बने कि मैं भी रोज़गार पे लग जाऊं। तो वहीं पे ही मेरा बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम फयाज है। उसने कहा तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते। वो इंटरनेट चला रहा था। दुनिया का तो मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में इंटरनेट कैसा है। अब तो खैर फाइबर नेट आ गए हैं। मुख्तलिफ लोगों ने नेट लिया होता है, अपना ऑफिस बना लेते हैं और अपने इलाके के जो लोग हैं उनको केबल बिछा के दे देते हैं और नेट प्रोवाइड करते हैं। और ये लोग प्रेफर अपने मोहल्ले के लोगों को कंपनीज से ज़्यादा, मैंने कंपनी का लिया हुआ है, लेकिन कंपनी से ज़्यादा लोग मोहल्ले का वो प्रेफर इसलिए करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी भी रखते हैं, इससे करवा लो कि जब भी कंप्लेन करते हैं वो फटाफट आ जाते हैं और आके आपके इशू को हल कर जाते हैं। कंपनीज वाले को कॉल करते रहे, पता नहीं आते हैं नहीं आते, कब आते हैं, और इतने दिन नेट ना आए, ये इश्यूज आते हैं। तो एक ऐसा ऑफिस था जहां पे फयाज इंटरनेट लोगों को सप्लाई करता था, घरों में देता था, और वहीं पे इंटरनेट की तार को बिछाना, उस कनेक्शन को करना, ये भी एक प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसीजर होता है। माज कहते हैं उसने मुझे भी अपने साथ ना सिर्फ मिला लिया बल्कि मुझे सिखाना भी शुरू कर दिया कि तुम्हें भी ये काम आना चाहिए। इंटरनेट का काम ये भी एक दुनिया है, कैसे इंटरनेट को आगे पहुंचाना है तार के जरिए, उसकी नेटवर्किंग कैसे करनी है, जो जो कुछ भी होता है वो भी साथ साथ उसको सिखाना शुरू कर दिया। जब वो उसको सिखा रहा था तो असल में तो फयाज उसका उस्ताद बन चुका था, लेकिन ऐसा याराना था, ऐसी दोस्ती थी
कि रिश्ता अभी तक वही यार, वही दोस्त, वही मोहब्बत का कायम था। उस्ताद शागिर्द का जब रिश्ता बनता है तो फ्रैंकनेस ख़त्म हो जाती है, एहतराम इतना आड़े आ जाता है कि आप बहुत ज़्यादा उस्ताद से मजाक भी, एक जो दोस्त जिस तरह का आपस में मजाक करते हैं उस्ताद शागिर्द नहीं कर सकते, तो वो हम दोनों कहता है दोस्त ही रहे, फयाज और मैं उस्ताद शागिर्द होने के बावजूद दोस्त हुए। यहाँ तक कि मुझे इंटरनेट का काम आ गया, अब कहीं पे कंप्लेन आती तो कहीं पे फयाज जा रहा होता और कहीं मुझे भेजता, जाओ माज कंप्लेन दे के आओ, मैं जाता और उस कंप्लेन को हल करके आता। फयाज एक ऐसा इंसान था कि उसने जिंदगी के कुछ असूल बना रखे थे, उन असूलों का बहुत पाबंद था। उनमें से एक बड़ा असूल था, उसको अपने मोटरसाइकिल 125 उसने रखा हुआ था, उससे बहुत ज्यादा प्यार था। अक्सर वो कहता होता था ये बाइक नहीं है, ये मेरी बीवी है और मुझे मेरी बीवी से बहुत प्यार है। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों की, मोटर बाइक की केयर करते हैं, हिफाजत करते हैं, लेकिन ये शख्स बहुत ही ज़्यादा केयर करता था कि एक दिन बातों बातों में ऐसा भी हुआ कि शर्त लग गई। उसने कहा कि भाई इतना टाइम हो गया मोटरसाइकिल को, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे बातें हो रही थी कि इसको कहीं जंग ही ना लगाओ, कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट्स पे कहीं ना कहीं जंग लग ही जाता है। तो उसने कहा अच्छा भाई शर्त लगा लो, अगर मेरे मोटरसाइकिल पे कहीं रत्ती बराबर भी जंग लगा हुआ नज़र आ जाए तो मैं जुर्माना दूंगा। और इसी तरह मजाक मजाक में बात शर्त की तरफ चली गई और वहीं पे फयाज शर्त जीत गया, क्योंकि पूरे बाइक के किसी एक छोटे से टुकड़े पे भी जंग नहीं मिला था। और सब कहने पे मजबूर हो गए भाई तू सही कहता है यार, तूने सही अपनी बाइक को चमका के रखा है, बीवी की तरह तू इससे प्यार करता है। सिर्फ बाइक को चमका के रखना नहीं होता, उसकी हिफाजत से मतलब ये होता है कि कभी भी वो धोखा ना दे, कभी भी इंजन उसका धोखा ना दे, वो स्टार्ट नहीं हो रही, उसकी कोई तार टूट गई है, टायर पंचर हो गया, 100 मसाइल होते हैं, कभी भी उसके बाइक के साथ कभी भी कोई मसला नहीं आया था। वो हर वक्त उसको इस पोजीशन में रखता था कि कोई चीज़ घिस गई है, ख़राब हो गई है, ट्यूब पुरानी हो गई है, तो पहले से ही रिप्लेस करके उसको फिट करके रखता। हम यार दोस्त उस्ताद शागिर्द तो थे, लेकिन रूटीन कुछ इस तरह की बन गई थी, हम दोनों को घूमने फिरने का बहुत शौक था। जैसे ही शॉप, मतलब एक ऑफिस जो बनाया हुआ था इंटरनेट का, वहां से हम छुट्टी करते तो रात के टाइम हम कहीं ना कहीं निकल जाते। सबसे हमारा फेवरेट एरिया जो था वो कराची का सी व्यू था। समंदर के किनारे हम जाके बैठते और ये एक ऐसा नज़ारा होता। अक्सर हम शाम को भी छुट्टी वाले दिन चले जाते जब हर तरफ पानी ही पानी होता। पानी की लहरें जब किनारे की तरफ आती तो शोर पैदा कर रही होती। उस शोर के माहौल में भी एक सूरज जो सारे दिन को अपनी तवानाई दे के आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा होता, उस सूरज का अक्स उस पानी की तरफ, पानी के अंदर नजर आ रहा होता, तो ऐसा लगता इन नीलगों पानी में सूरज डूबता जा रहा है और नीचे जा रहा है, यहां तक कि डूबते डूबते ऐसा लगता इस गहरे समंदर के अंदर सूरज डूब सा गया है, कहीं इसकी नीचे चला गया है। और जैसे ही वो नीचे होते होते बिल्कुल डूब सा जाता, हर तरफ तारीकी अपनी चादर फैला देती, रात का अंधेरा फैल जाता। और ये कैसा खूबसूरत मंजर था, हम लोग इसको जितनी दफा भी देखते थे हमारा दिल नहीं भरता था। आम रूटीन में हम नहीं देख सकते थे, ऑफिस में होते थे, लेकिन छुट्टी वाले दिन इस मंजर को जरूर देखते। खाने पीने का शौक था, कभी कहां से जाके खाना खा रहे हैं, कभी कहां जाके बैठ रहे हैं। और उन्हीं दिनों में माह रमजान आ गया, ये 2 साल पहले की बात है। माह रमजान जब आया तो हम दोनों दोस्त घर से निकलते, ऑफिस की जब छुट्टी हो जाती वहां से रवाना होते। रात को कभी 12 बजे और कभी रात को 1 बजे हम बाइक स्टार्ट करते और सीधा समंदर के किनारे पहुंच जाते, बाइक साइड पे लगाते और दोनों दोस्त यूं जाके बैठ जाते कि हमें दुनिया भूल जाती। वहां पे और भी जो लोग आए हुए होते थे वो भी भूल जाते, वो क्या बातें कर रहे हैं वो भी भूल जाते। खामोशी के ऐसी दलदल में चले जाते, एक ऐसी खामोशी की गहराई में चले जाते कि हम डूब से जाते उस मंजर में, उस तारीकी में। जब चांद निकला होता था और चांद की रोशनी, चांद का अक्स उस पानी में पड़ रहा होता था, तो हम उस पानी को तकते रहते थे, उस चांद को तकते रहते थे।
कितनी देर खामोशी से बैठे रहते, सिगरेट सुलगा लेते, सिगरेट का मज़ा लेते और कभी कभी आपस में बातें भी कर लेते। ये मंजर इतना खूबसूरत मंजर होता कि हम दोस्त कई कई घंटे वहां पे बैठे रहते। वहां से जब हम उठते तो सहरी का टाइम हो जाता था, हमने एक शेड्यूल बनाया हुआ था, तो वहां से हम उठते जाके सीधी सहरी करते, सहरी करने के बाद हम नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ने के बाद सो जाते। जो लोग कुदरत के नज़ारों से मोहब्बत करते हैं वो पहाड़ की चोटियों पे जाके बैठे, वो समंदर के किनारे जाके बैठे, वो किसी झील के किनारे जाके बैठे, वो किसी रेगिस्तान में जाके बैठे। समंदर, पहाड़, झील, दरिया, रेत पे क्या बैठना, रेत के अंदर भी एक अपना मजा है। मैं रातों में रेत के अंदर जाके बैठा हूं। अभी भी मैं जब दुबई गया हुआ था, जुनेद और मैं जब रात को जाते थे तो बिल्कुल वो गाड़ी लेकर बिल्कुल अंदर जहां वीराने में रेत ही रेत होती थी, वहां पे हम एक टीले पे जाके बैठते थे। हर तरफ एक रेत ही रेत थी। गाड़ी भी बहुत दूर खड़ी करते, पैदल चलते चलते जब हम उस टीले पे बैठते तो मैं कहता जुनेद हम कुछ देर खामोश बैठेंगे, बातें नहीं करेंगे। और जब हम खामोश बैठे होते थे तो यकीन मानिए मैं सिर्फ खामोश किस लिए होता था, उस रेत के अंदर जो चल रही है मखलूक, जिसको हमारी आंखों की फ्रिक्वेंसी नहीं देख पा रही, जो वहीं पे इर्द गिर्द उस जिन्नात के बच्चे रात को 2 बजे 1 बजे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, और पूरा शहर एक आबाद है, एक जहां आबाद हो चुका है रात के इस पहर, जिसको इंसान की आंखें नहीं देख सकती, कान नहीं सुन सकते, लेकिन हकीकत में वो मौजूद होता है। पर्दा जो अल्लाह ताला ने हमारे बीच में रख दिया, इसलिए हम उसको नहीं देख पा रहे होते, नहीं सुन पा रहे होते। लेकिन अगर आप उसी रेत के टीले पे भी जाके खामोश हो जाएं, दुनिया से नाता कुछ देर के लिए तोड़ दें, अपनी उस आंख को खोलें जो एक और आंख अल्लाह ने आपको दी है, और उस आंख को खोल के, इन नजर आने वाली आंखों को बंद करके एक और आंख को खोल के आप जब कुछ देर के लिए वहां पे बैठ जाते हैं तो आपको लगता है तीसरी आंख को खोलने पे आप किसी के बीच में हैं। आप अकेले नहीं हैं, यहां और भी एक दुनिया आबाद है, यहां और भी मखलूकात हैं जो फिर रही हैं। आपको उनका चहचहाना, उनका बात करना, उनका भागना, बच्चों का खेलना, सब कुछ सुनाई देता है। यकीन मानिए, शर्त यह है ऐसी तमाम जगहों पर अगर आप जिन्नात के शौकीन हैं, आपको जिन्नात का शौक है, नज़ारा करने के लिए जाइए। मैं आज भी पहाड़ों में बैठ के, खुश्क पहाड़ों में भी नज़ारा करता हूं, बैठ के एक पत्थर उठाता हूं, उस पत्थर को फेंकता हूं, उस पत्थर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करता हूं, कौन है इस आवाज़ को बार बार जो पैदा कर रहा है। इसी तरह जब कुदरत के नज़ारों के लिए एक हरे भरे जंगल में जाके बैठता हूं, पत्ते हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, बहुत कुछ है, वो एक और नज़ारा है, मैं उसमें मस्त हो जाता हूं। इसी तरह जब रेत के टीले पे भी बैठता हूं, रेत के टीले पे भी मैं एक और दुनिया को एक और आंख से देखता हूं। और इस दफा भी मैंने देखा, जिस तरह मैंने आपके लिए एक प्रोग्राम राज वहाँ पे प्रोग्राम यूएई में रिकॉर्ड किए हैं, एक पूरी बस्ती जो 500 के करीब घर थे या कम ज़्यादा हैं, पूरी बस्ती गैर आबाद हुई, आज तक गैर आबाद है जिन्नात की वजह से, और तब के बने हुए घर हैं। क्या वहाँ पे ऐसा हुआ कि वहाँ पे वो गैर आबाद हो गए। वहाँ पे मैंने राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की है, भूत बंगले पे की है, जो इंशाल्लाह आप इस जुमे को देखेंगे। तो खैर मैं कहानी से निकल गया। ये नज़ारे होते हैं, ये बात कहानी में मैं इसलिए सुना रहा हूं, आप लोग लवर हैं कहानी के तो आप भी उन नज़ारों को महसूस कर सकते हैं। मैंने आज जो बातें आपको रेत के टीले की बता दी हैं, पहाड़ की, रेगिस्तान की, चोलिस्तान की, किसी भी जगह की जहां पे खामोशी हो तो वहां पे बैठिया ज़रूर करें, महसूस करें, आपको कुदरत की उस नेचर से प्यार हो जाएगा, नेचर वहां पे आपको नजर आएगी। खैर, ये दोनों दोस्त भी माज और फयाज रात को रोज जाते और वहां पे जाके बैठते, सिगरेट सुलगाते, बैठे रहते मुसलसल। वो कहते हैं हम बैठे रहते, कभी कभी ऐसे दिल करता तो कमर सीधी कर लेते, लेकिन गपशप करते, थोड़ी देर के लिए कमर सीधी करते, फिर उठ के बैठ जाते, बातें करते, नजारे को एंजॉय करते, वापस आ जाते। माह रमजान गुजर गया, ईद आ गई, और ईद के बाद ऐसे मसरूफ हुए कि तकरीबन कोई 14-15 दिन तक हम उस साइड पे जा ही नहीं सके। ये तकरीबन कोई 15-16 दिन ईद को गुजर चुके थे कि मैंने एक दिन फयाज से कहा, रात के तकरीबन ये 12 बजे का टाइम था, मैंने उसको कहा फयाज सी व्यू पे चलते हैं।
पता नहीं फयाज किस मूड में था, उसने मेरी बात को सुना अनसुना कर दिया। मैंने कहा यार तूने सुना नहीं? उसने कहा क्या कहा? मैंने कहा यार सीव्यू ने चले, समंदर के किनारे चलते हैं। ऐसे कुछ देर उसको छत को तकता और कहता है यार रहने दे, आज दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता कुछ खास नहीं, बस वैसे ही वहां जाने को दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा यार क्या हो गया? मेरा दिल कर रहा है, मैं तुझे खुद कह रहा हूं चल ना, वहां पे चलते हैं। कहता है यार कहीं और ना चलें आज। मैंने कहा नहीं यार, मेरा दिल वहीं पे ही चाह रहा है फयाज, वहीं चलते हैं। मैंने उसको थोड़ा सा और कायल किया तो वो उठ के बैठ गया। कहता है चल यार तू कह रहा है तो वहीं पे चलते हैं। 1 to 5 उसने निकाली। हम दोनों दोस्त वहां से निकल पड़े। घर से तकरीबन कोई 12 मिनट के फासले पे ही हम पहुंचे थे। टेलीफोन की घंटी बजी। 12:15 का टाइम हो चुका था। फयाज ने कॉल अटेंड की तो कहीं से कोई कस्टमर था जो कह रहा था कि हमारा नेट ख़राब आ रहा है, रात का टाइम है, हमें पता है कि आपको इस वक्त कॉल करना बनता नहीं है, लेकिन हमें यह भी पता है आप अमूमन रात को जाग रहे होते, तो इसलिए नाराज़गी माफ़ अगर आप इस वक्त आके कि इमरजेंसी हमारा नेट ठीक कर जाए। उसने मेरी तरफ देखा जैसे सवाल कर रहा हो कि यार ये तो ज़रूरी है, किसी कस्टमर की कॉल आई है और अगर किसी को इमरजेंसी है और उनका नेट ठीक करना बनता है तो हमें जाना चाहिए। और मेरा दिल था कि नहीं, हम वहीं पर ही चलें और रुके ना। लेकिन जब उसने मेरी तरफ इस तरफ देखा कि यार जाना तो चाहिए, मुंह से उसने नहीं कहा, जैसे मुझसे आंखों में सवाल कर रहा हो क्या कहते हो भाई, ये तो एक लाजमी केस है, उनकी इमरजेंसी है, क्या करें। तो मैंने ऐसे ही एक कैसे क्या कहते हैं, एक ऐसे ही कह दिया, मतलब उस दिल के साथ, खुश दिल के साथ नहीं, ना खुश दिल के साथ कह दिया चल ठीक है यार चलते हैं, दोनों ही चलते हैं। वहां से बाइक मोड़ी और सीधे उस कस्टमर की तरफ चले गए। उनके नेट को ठीक करते देखते तकरीबन 1:30 बज गया। जब वहां से 1:30 बजा तो उसने कहा यार अब उधर क्या जाना। फयाज बोलता है कि काम क्यों ना करते हैं यार, बहरिया टाउन चलते हैं, वहां पे चल के खाना शाना खाएंगे, वापस आ जाएगा। मैंने कहा नहीं यार, आज वहीं पे ही जाना है, पता नहीं क्यों दिल कर रहा है। कहता है चल यार तेरी मर्जी। बाइक स्टार्ट किया, उसके आगे वो बैठा था, पीछे में, हम बाइक पे रवाना हो गए। तकरीबन कोई 20-22 मिनट ही हमें हुए थे कि हम उन चौकों के नाम लिए, मैं उन चौकों के नाम अवॉइड कर रहा हूं कराची की, कि एकदम से उसने ब्रेक लगा दी। क्या हुआ? उसने कहा यार जरा नीचे उतरी। मैं एकदम नीचे उतरा और हैरान हो रहा था। उसने बाइक रोक दी और मुझे कह रहा है नीचे उतरी, क्या हुआ है? मैंने जब देखा वो नीचे मुड़ मुड़ के देख रहा है, मैंने देखा तो टायर पंचर हो चुका है। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया? वो खुद मुझसे ज्यादा हैरान था कि मेरी बाइक का बहुत कम टायर पंचर होता है, क्योंकि उसने टायर हमेशा नए रखे होते थे, नए। उसको जब लगता था कि हल्का सा भी घिस गया है तो वो चेंज करा लेता था। उसने कहा चल यार आगे कहीं कोई खुला होगा, कराची है, रात को खुले होते हैं, इसको पंचर लगवाते हैं। वो जरा अजीब सा था, कभी ऐसा हुआ नहीं था कि उसकी बाइक का कभी टायर पंचर हो। बहुत कभी ऐसा होता था कि, लेकिन उससे पहले ही वो टायर तो कभी भी पंचर हो सकता है, लेकिन वो अपने टायर को फिट रखता था। खैर वो एक दुकान पे गए, बैठ के उन्होंने पंचर लगवाया, फौरी तौर पे पंचर लग गया, बाइक स्टार्ट की और फिर से रवाना हो गए। कहते हैं फलां चौक पे हम पहुंचे। उस चौक पे हम इशारे पे ही खड़े थे कि मुझे लगा कि फिर वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है। और ऐसा ही हुआ, जब इशारा खुला तो उसने बाइक चलाने की बजाय साइड पे लगा दिया। हम जाने देखा टायर दोबारा पंचर हो चुका था। जब दोबारा से टायर पंचर हुआ तो कहते यार अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है? कभी ऐसा होता नहीं है मेरी बाइक के साथ। तुझे पता है मुझे अपनी बाइक के साथ कितना प्यार है, बीवी से भी बढ़ के प्यार है। मेरी बीवी नहीं है, इसी को मैं बीवी कहता हूं, लेकिन मेरा टायर क्यों आज अल्लाह खैर ही करे दूसरी दफा फिर पंचर हो रहा है। फिर एक शॉप पे पहुंचे, टायर को पंचर लगवाया। वो इस तरह प्यार करने वाला बंदा था कि जब उस शॉप पे गया तो उसको कहता है यार ये ट्यूब ही बदल दे भाई। उसने कहा यार नई ट्यूब है तेरी, क्या हुआ ट्यूब को? उसने कहा पता नहीं, दूसरी दफा टायर पंचर हो रहा है, ट्यूब ही बदल दे। कहता है हमने ट्यूब बदलवा ली, ट्यूब बदल दी उसने। मेरी तरफ उसने इस अंदाज में देखा, उसने कहा कुछ नहीं, जैसे कह रहा हो कि अब तो मुड़ जा यार। मैंने कहा चल ना बैठ। बाइक स्टार्ट की और हम दोनों आखिर सी व्यू पहुंच गए। वो कहते हैं सी व्यू दो हैं बैठने की जगह। एक वो जगह है जहां पे कपल्स, फैमिलीज ज्यादातर आके बैठी हैं, और दूसरी जगह पे उसने कहा है जहां पे सिर्फ मर्द आए होते हैं, यानी कि कपल वगैरह नहीं, फैमिलीज नहीं होती, छड़े छड़े ही होते हैं, सिर्फ मर्द ही होते हैं। तो
उस साइड पे दूसरे लोग बैठते हैं। फैमिलीज के लिए एक एरिया उन्होंने बना दिया होगा, मैंने कराची अभी तक नहीं देखा। ख्वाहिश है कोई इनवाइट करे आप लोगों में से कोई मुझे, तो मैं ज़रूर कराची आके देखना चाहूँगा। मुझे शौक़ है कराची का सी व्यू देखने का, और वो भी रात के टाइम का। तो एक साइड पे फैमिलीज बैठती थी और ये दूसरी साइड पे जाके बैठ गए। वहाँ पे उन्होंने मुझे तस्वीरें भी भेजी है, मैंने देखा तो नहीं था। अब उन्होंने ना वहाँ पे एक समंदर के किनारे ही एक तकरीबन 1 फुट 2 फुट चौड़ी एक वो सीमेंट की वो एक लाइन सी बना दी है, जो ऊंची है, तकरीबन कोई 2 फुट 3 फुट ऊंची भी है। उन्होंने तस्वीर भी भेजी है। कहते हैं हम वहाँ पे जाके बैठ गए, बाइक थोड़े फासले पे हमने खड़ा किया। आज भी चांदनी रात थी, आज भी वही समंदर था। जब छुट्टी वाला दिन होता था, हफ्ता इतवार, तो उस दिन रश होता था। हमारी तरह और भी लोग रात को 12, 1, 2, 3 बजे तक आके बैठे रहते थे, क्योंकि एक नजारा है, चांद की रोशनी, चांद का अक्स जब समंदर के पानी के अंदर पड़ता है तो एक ऐसा खूबसूरत नजारा पैदा करता है। मुझे अमेरिका के वो मंजर याद आ रहे हैं। अक्सर जब हम गुजरते थे, गाड़ी चला रहे होते तो स्पेशली ब्रेक लगाते थे जब साइड पे पानी, दरिया, समंदर कुछ आता था, तो वहां पे मैं कहता था प्लीज 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 इसको रोकें कुछ मिनट्स के लिए, और हम सारे उतरते थे, कुछ बैठे रहते थे, इसलिए कि मैं चांद और चांद के अक्स को पानी के अंदर देख लेता था। और मेरी ख्वाहिश होती थी मैं इसकी तस्वीर लाजमी बनाऊं, तो मैं वहां पे लाजमी फोटोग्राफी करता था। और यकीन मानिए फोटोग्राफी करने का मकसद यही होता था, एक तो उस मंजर को कैद करना, दूसरा मुझे यकीन होता था हो सकता है इस मंजर को सिर्फ इंसान नहीं देखने आ सकता, इस मंजर को इस वीराने में जहां पे और इर्द गिर्द तक दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, सिर्फ पानी है और ऊपर नीलगों, चांद की रोशनी जिसका अक्स पानी में है, तो इस मंजर की कमजोरी सिर्फ इंसान की कमजोरी नहीं है, जिन्नात या छुपी हुई जो मखलूकात है उसकी भी ये मंजर कमजोरी है। और जब आप ऐसे वीराने में हो और इस तरह का मंजर नजर आए तो यकीन तो आप ध्यान रखा करें, हो सकता है जिस जगह पे आप उतर के देखने के लिए खड़े हो रहे हैं वहां आपसे पहले भी कोई वहां मौजूद हो, इसी मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहा हो बैठ के। तो खामोशी से नहीं जाना, शोर पैदा करके जाना, ताकि अगर कोई है तो उठ जाए कि इंसान आ गए हैं। हम लोग भी जब गाड़ी से उतरते थे तो मैं बाकायदा तौर पे आवाज पैदा करता हुआ जोर से जाता था, ताकि कुछ भी है तो वहां से मुझे रास्ता दे दे। वो भी रात को उसी मंजर, उसी अक्स, चांद की रोशनी का अक्स जब पानी में पड़ रहा था, ये दोनों दोस्त जाके रोजाना की तरह बैठ गए। ये वर्किंग डे था, हफ्ते इतवार को छुट्टी होती थी, अमूमन लोग आते थे, लेकिन ये एक वर्किंग डे था, वीकेंड नहीं था, इसलिए आज कोई भी नहीं था। ये अकेले थे दोनों दोस्त। कंप्लेन करते, पहुंचते पहुंचते, टायर लगवाते तकरीबन 2:30 बज गए थे, और 2:30 बजे रात को वो यहां पे पहुंचे थे। बाइक को स्टैंड पे लगाया और आके बैठ गए। महाज कहता है मैं इस अंदाज में बैठा जैसे आज मेरा बहुत दिल था यहां पे आने को, और आखिरकार मैं आ गया। वही मंजर था, वही पानी था, वही पानी का शोर था, वही चांद का अक्स था। मेरा दिल अजीब सा था। मैं जाके बैठा हूं, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सुकून सा आ गया है, और मेरे दोस्त बेचैन सा था। आज सिगरेट निकाली, हमने सिगरेट लगा ली, दोनों ने बैठ के सिगरेट पी। पता नहीं क्यों ऐसे मेरे दिल में आया, वो जो 1.5 फुट 2 फुट का वो सीमेंट का बड़ी सी लाइन बनाई हुई थी, पट्टी सी बनाई हुई थी, उसके ऊपर मैं लेट गया। मैं जैसे ही लेटा, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी आंख लग गई। और ये पहली दफा ऐसा था कि मेरी आंख लग रही थी, इससे पहले कभी भी मेरी आंख नहीं लगी थी। और ऐसी आंख लगी कि मैं ऐसा सोया इस मंजर को देखते हुए कि 45 मिनट बाद, तकरीबन घड़ी के 45 मिनट बाद, एक कोई बड़ी सी इस तरह की लहर आई जो मुंह पे छींटे नहीं डाल सकती। लहर दूर तक ही रहती थी, जिस जगह पे हम थे यहां पे लहरें कम ही आती थी। पता नहीं कैसे लहर आई कि जब मेरे मुंह पे छींटे पड़े तो मैं हड़बड़ा के उठ बैठा। छींटे इस अंदाज में मेरे चेहरे पे फेंके थे जैसे कोई किसी को उठाने के लिए पानी डालता है। और मैं जैसे ही उठ के बैठा तो देखा लहर काफी दूर है,
तो मैं हैरान हुआ, तो फिर मेरे मुंह पे ये छींटे कैसे आए हैं, देखा तो मुंह पे वाकई पानी है। ऐसा नहीं है कि मेरा वहम था, मेरे मुंह पे पानी था और पानी के छींटों की ही वजह से मैं उठ के बैठा था। साथ निगाह हमारी तो देखा फयाज भी उसी तरह लेटा है, लेकिन वो गहरी नींद सो रहा है। मैंने कहा ये क्या हुआ है, क्या समंदर की लहर यहां तक आ गई थी जो मेरे ऊपर छींटे पड़ी हैं? कोई बड़ी लहर आ गई होगी, कभी कभी आ जाती थी तो, लेकिन मैंने जब फयाज के मुंह पे देखा तो उसके मुंह पे कोई भी छींटे नहीं थे पानी के, मेरे मुंह पे थे। मैंने मुंह से अच्छे खासे छींटे साफ किए और घड़ी पे जब टाइम देखा तो अंदाजा हुआ 45 मिनट हम यहां पे सोए रहे हैं। मैंने जल्दी से फयाज की हाथ लगाया और कहा फयाज फयाज। उसने भी आंखें खोली। मैंने कहा उठ जा यार, हम सो गए थे। वो भी एकदम उठ के बैठ गया और यूं हैरान हुआ मुझे देख के कि ये क्या हुआ है, हम कितने अरसे से यहां पे आके दोनों दोस्त बैठ रहे हैं, आज पहली दफा ऐसा क्यों हुआ है कि कुछ ही देर बैठे हैं, लुत्फ अंदोज हुए उस नज़ारे से जिसको कई घंटे बैठ के देखते थे। आज तो हमने कुछ देर देखा भी नहीं और आते ही सिगरेट पी के हम सो गए। एक आम से जिस तरह सिगरेट पीते हैं वही आम से सिगरेट पिया, रोज बैठ के पीते थे और सो गए। हम सोते तो कभी नहीं है। वो उठ के बैठा और मेरी तरफ यूं देख रहा था जैसे मुझसे सवाल कर रहा हो, आंखों ही आंखों में, क्या हम सो क्यों गए, क्या हुआ हमें? और मेरे पास खुद इसका जवाब नहीं था कि आज आए हैं और हम, क्योंकि मैं पहले लेटा था ऐसे, मैंने सर के नीचे बाजू रखा और लेट गया कि कुछ देर ऐसे लेटता हूं। कब मेरी आंखें बंद हुई, कब मुझे नींद आ गई, इसका मुझे भी एहसास नहीं था। फयाज कब ऊपर आके लेटा और उसको भी नींद आई, ये तो मैं जानता ही नहीं था। लेकिन जब मेरी आंख खुली और मैंने देखा वो भी सो रहा है तो मैंने उसको भी जगा दिया। खैर वो भी जाग गया तो मैंने उसे कहा चल यार वापस चलते हैं। पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। पानी के छींटे मेरे ऊपर क्या पड़े थे कि पानी के छींटों की वजह से ही मैं घबरा गया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कमाल मंजर था, वही सुहाना अक्स, वही सुहाना मंजर, उस साफ शफाफ रोशनी जो अक्स था उस चांद का जो सूरज के अंदर पड़ रही थी। अटकेलियां कर रहा था चांद, सूरज के साथ मुस्कुरा रहा था जैसे छेड़खानी कर रहा हो, अपना अक्स फेंक रहा था और पानी के अंदर वो जो अक्स था वो लहलहाता फिर रहा था। जिस मंजर की कमजोरी, जो मंजर देखने के लिए हम रोज आते थे, आज उस मंजर को देखे बगैर हम सो क्यों गए? कहां मुझे इतनी बेचैनी थी, वो मुझे कह रहा था चलो 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 और मैं सो गया। मैंने कहा चल यार उठ चलें। पता नहीं क्यों दिल की धड़कन तेज थी। कहता उठ यार। हम दोनों वहां से उठे हैं। थोड़े फासले पे जो हमने बाइक 125 खड़ा किया था, मोटरसाइकिल की तरफ हम चल पड़े। जब हम मोटरसाइकिल की तरफ जा रहे थे तो उसी लम्हे मेरी निगाह पड़ी बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर, जैसे कोई एक इंसान की कदो कामत जितना कोई था। मुझे लगा वो इस अंदाज में कमर करके बैठा है, मुंह उसका परली साइड पे, मैं उसकी कमर को देख रहा था। ऐसे लगता था उसने ब्लैक शलवार कमीज जैसे पहन रखा हो और उसका कमीज पीछे से लहरा रहा था, ऐसे लहरा रहा था जैसे हल्का हल्का झंडा लहराता है। मैं उसको चलते हुए देख रहा था। मुझे एक निगाह में ऐसे नजर आया उसकी कमीज, वो इस अंदाज में जा बैठा था जिस तरह कोई छोटे पेशाब के लिए किसी जगह पे बैठ जाता है, इस अंदाज में पांव के बल बैठा हुआ था। मैंने कहा कोई इंसान है बैठा हुआ है पेशाब के लिए। मैं चला, एकदम ऐसे झटका सा लगा, ये क्या है? एक इंसान जिसकी कमीज ऐसे लहलहा रही है, उसको मैंने देखा, इग्नोर किया, फिर मुझे साथ ही झटका लगा ये क्या है। मैंने दोबारा मुड़ के देखा तो वो जो बैठा हुआ था जिसकी कमीज मुझे लहराती हुई महसूस हुई थी, अब मैंने गौर किया तो वो कमीज नहीं लहरा रही थी, वो खुद लहरा रहा था। वो ऐसा लहरा रहा था जैसे कहीं एक जगह पे, मैंने अक्सर कहा झंडा जिस तरह खड़ा आहिस्ता आहिस्ता लहराता है ना, ऐसे ऐसे लहलहा रहा होता है, तो वो बैठे हुए ऐसा पूरा का पूरा उसका वजूद लहलहा रहा था। वो काला सया था, वो बिल्कुल एक ह्योला था, एक साया था, ब्लैक शैडो था। वो कोई भी इंसान नहीं था। उसकी कदो कामत, उसका हुलिया, उसका बैठने का अंदाज एक इंसान जैसा जरूर था, लेकिन वो इंसान नहीं था, क्योंकि इंसान सीधा बैठता है, वो तो मुसलसल सारा लहलहा रहा था। जिसकी कमीज को मैं लहराता हुआ समझ रहा था, वो असल में वो खुद लहरा रहा था। मैंने उसको देखा, मेरी जो दिल की धड़कन पहले ही तेज हो गई और तेज हो गई। फयाज जो मुझसे आगे जा चुका था और मैं इसलिए थोड़ा सा स्लो हो गया था उसको देखने के लिए, ये क्या है, तो इतनी देर में मैं नोट कर चुका था ये कोई इंसान नहीं है, ये काला स्याह
कमर मेरी तरफ है उसकी, मुंह उसका परली तरफ है, मेरी तरफ कमर करके बैठा है। ये काला स्याह कोई साया है, ब्लैक, धुएं की तरह का अजीब सा ब्लैक है, जो पूरा बैठा है इंसान की तरह, और बैठा भी इस अंदाज में जिस तरह इंसान छोटे पेशाब के लिए बैठता है, और लहलहा रहा है। बहुत तेजी से नहीं लहलहा रहा, हल्का 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 लहलहा रहा है। फयाज क्योंकि आगे चला गया था, मैं भी अब जल्दी जल्दी चलना शुरू हो गया। जब मुझे अंदाजा हो चुका था ये क्या मखलूक है जिसको मैंने देख लिया है, और जब फयाज बाइक तक पहुंचा, उसने चाबी लगाई, वो बाइक के ऊपर बैठा, और उसी लम्हे उसने किक लगाई। जैसे उसने 1 to 5 की किक मारी, उसी वक्त बाइक स्टार्ट हो गया, और उसकी रोशनी उसी तरफ पड़ी जिस तरफ वो शख्स बैठा था। क्योंकि हम जब बाइक के पास पहुंचे तो मैं लेफ्ट पे उसको देखता हुआ जा रहा था, और जब हम बाइक के बिल्कुल पास पहुंच गए तो अब बाइक का रुख, बाइक की हेडलाइट का जो रुख था उसी सिमत था जिस सिमत वो शैडो बैठा हुआ था। और जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई, उसकी लाइट्स ऑन हुई, उसी तरफ जब लाइट गई तो देखा कुछ भी वहां पे नहीं है। मेरे चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी, मैं डरा हुआ था। मुझे फयाज ने देखा, क्या हुआ है मास? मैंने उसी तरफ फिर से देखा जहां पे बाइक की लाइट्स जा रही थी। मुंह से कुछ भी नहीं कह सका, खौफजदा था। उस तरफ देखा, और देख के वापस जैसे ही फयाज की तरफ देखा तो फयाज कहता है, तूने भी देख लिया है? तब मुझे ऐसा हौसला मिला कि सिर्फ मैंने अकेला नहीं देखा, इसका मतलब फयाज भी देख चुका है। मैंने पूछा, तूने भी देखा है? कहता है, हां, मैं तुझसे पहले उसको देख चुका था। वो बिल्कुल काला स्याह था और यूं हल्का हल्का लहरा रहा था। वो ऐसे बैठा हुआ था जैसे कोई इंसान होता है। मैंने उसको दूर से ही देख लिया था, वो इंसान नहीं है। वो हमारी तरफ कमर करके बैठा था। इसलिए मैं जल्दी जल्दी चलता हुआ बाइक तक पहुंचा था कि बाइक स्टार्ट करो और निकलो। मैं समझ गया था वो कोई इंसान नहीं है। अगर कोई इंसान आता तो पहली बात है इस अंदाज में नहीं बैठता, इस तरफ रुख करके ना बैठता, इस तरफ कमर करके ना बैठता, वो समंदर की तरफ मुंह करता। लेकिन जैसे ही मैंने उसको देख लिया था तो मुझे अंदाजा हो गया था वो लहरा रहा है जिस तरह, वो इंसान नहीं है। इसलिए मैं तुझसे पहले तेजी से चलता हुआ बाइक तक पहुंचा हूं। लेकिन अब जब बाइक स्टार्ट हुआ है और उसी तरफ मैंने रोशनी जान के मारी है, मैंने हैंडल को जान के उस तरफ घुमाया है कि अब उसको रोशनी में देख सकूं, ताकि मुझे क्लियर हो सके ये क्या चीज है, तो अब वो गायब हो चुका है। और मैं भी उसी तरफ दोबारा देखा, वो वाकई वहां से गायब हो चुका था। उसने कहा, बैठ, निकले यहां से। उसने बाइक वहां से गोल घुमाई, मैं उसके पीछे बैठा और उसने गियर लगा दिया। जैसे ही उसने गियर लगाया और उसके बाद उसने एक्सीलेटर दबाया, क्लच छोड़ा, तो जिस बाइक को चल पड़ना चाहिए था, बाइक अपनी जगह पे ऐसे रुक गया जैसे किसी ने बाइक को पीछे से मजबूती से पकड़ लिया हो। अब अंदाजा मुझे भी पीछे बैठे हुए हो चुका था। वो रेस दे रहा है, बाइक को चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है बाइक किसी कीचड़ में, किसी दलदल में, किसी रेत में फंस चुका है, जाम हो चुका है, चल नहीं रहा। मेरी भी खौफ से बुरी हालत थी, तो मुझे उसको कहना पड़ा, क्या हुआ है फयाज? उसने कहा, यार बाइक नहीं चल रहा। मैंने गर्दन उठा के यूं देखा तो ऐसे लगता था उसने फुल रेस दी हुई है। मोटरसाइकिल का इंजन इतना ज्यादा चीख रहा है, चलने के लिए बेचैन है, लेकिन पीछे जिसने भी जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, वो मोटर बाइक को हिलने तक नहीं दे रहा। वो चला रहा है, बाइक जैम हुआ है। और उसी वक्त मैंने मुड़ के देखा, मुझे अंदाजा हो चुका था पीछे मैं बैठा हूं, इसका मतलब है पीछे से किसी चीज ने इसको पकड़ा हुआ है। वो रेस दे रहा है, वो बाइक के इंजन की आवाज पैदा हो रही है, चीखने की, घराने की, गां 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 गां, कि बाइक चलने के लिए, जोर लगाने के लिए बेचैनी लगा रहा है, जोर लगा रहा है, लेकिन चल नहीं पा रहा जकड़े होने की वजह से। और जब उसी लम्हे मैंने अपने पीछे डरते डरते मुड़ के देखा तो मेरे पीछे तो कुछ नहीं था, लेकिन कुछ ही फासले पे लाइन के अंदर कई उसी तरह के ह्योले खड़े थे जिस तरह मैंने उनको बैठे हुए एक को देखा था।
अब जब मेरी पीछे निगाह पड़ी तो पीछे लाइन में वो कितने थे, 6 थे, 5 थे, 8 थे, 10 थे, मैं इतना नहीं देख गया। और मेरी बेहोशी वाली दिल की धड़कन तेज हो गई, पूरा जिस्म थर 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 कांपना शुरू हो गया कि वो सब के सब ब्लैक थे, इंसान के कदो कामत जितने थे, कोई चेहरा वाजे नहीं था, बाजू भी महसूस हो रहे थे, टांगें भी पतली पतली से थी। सिर्फ ये था कि वो सीधे नहीं खड़े हुए थे, ऐसे हल्के हल्के लहरा रहे थे, और वो सारे के सारे जिन थे। कहते इससे पहले मेरा कभी वाकया नहीं हुआ था, इससे पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैं आपकी ऑफ कैमरा स्टोरी काफी अरसे से सुनता हुआ आ रहा था। इतना मुझे अंदाजा हो गया था कि ब्लैक होते हैं, बिल्कुल जेट ब्लैक, काला साया, और जिन जो होता है जब खड़ा होगा तो ऐसा हल्का हल्का लहरा रहा होगा, सीधा नहीं खड़ा हो सकता। और वो सब के सब जो कुछ ही फासले पे खड़े थे मुझसे, तकरीबन 5-7 कदम के फासले पे खड़े थे, वो लाइन में ही खड़े थे, यूं आगे पीछे लाइन नहीं थी, यानी इकट्ठे मिल के जिस तरह नमाज पढ़ते हुए सारे एक ही सफ में खड़े होते हैं, इसी अंदाज में सारे खड़े थे और लहरा रहे थे। सबकी कदो कामत एक जैसी थी, ऐसे लगता था जैसे फोटो कापियां सब खड़ी हों, सब एक जैसे ही थे। और जैसे ही मैंने उनको मुड़ के देखा तो बाइक को तो किसी ने पीछे से नहीं पकड़ा हुआ था, लेकिन पीछे वो खड़े लहरा रहे थे। तो उसी वक्त खौफ के आलम में मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकली। जैसे ही चीख निकली तो फयाज जो बाइक को दौड़ाने की कोशिश कर रहा था, वहां से निकालने की जद्दोजहद में लगा हुआ था, लेकिन बाइक क्योंकि जैम हो चुका था, किसी ने पकड़ लिया था, जकड़ लिया था, वो भी खौफजदा था। उसको भी समझ आ गई थी कि बाइक का इंजन ठीक है, बाइक की रेस ठीक है, बाइक का मैंने गेयर लगा के क्लच भी छोड़ दिया है, जो बाइक नहीं चल रहा। तो रात के इस पहर इसीलिए नहीं चल रहा कि इस बाइक को उस छुपी हुई मखलूक ने जकड़ लिया है। और जब मेरे मुंह से चीख निकली तो वो समझ गया पीछे कुछ गड़बड़ हुई है। एकदम से उसी वक्त वो भी मुड़ा और उसके आंखों ने भी उस मंजर को देख लिया जिसको मैंने अभी अभी देखा था। एक दूसरे के साथ जुड़ के जो खड़े हुए थे, काले स्याह, एक ही कदो कामत के, जिनका चेहरा वाजे नहीं था, सर भी गोल सा था, बाजू भी थी, टांगे भी थी, जो हल्के हल्के लहरा रहे थे, उसने भी देख लिया। जब उसने भी देख लिया तो फौरी उसने कहा, माज। उसकी आवाज कांप रही थी, उसकी आवाज में बेइंतहा खौफ था, वो खुद बहुत ज्यादा डर चुका था। डरती हुई आवाज में उसने कहा, माज आयतुल कुर्सी पढ़ो। और ऐसा लगा उसी वक्त मेरे दिमाग भी जो जकड़ा जो जा चुका था, मऊफ था, मैं बेहोश होने के बिल्कुल करीब था। जब उसके मुंह से निकला आयतुल कुर्सी पढ़ो, तो मुझे एकदम याद आया कि हाँ, मैंने आयतुल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ी। मेरा दिमाग मऊफ हो गया, इसलिए मैं भूल गया था कि मुझे तो इस वक्त आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। तो उसी लम्हे मैंने कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। और कहता है मैं ऊंची आवाज में, बावाज़ बुलंद में, ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ता गया। और मेरे साथ उसी लम्हे फयाज ने भी आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। और हम जैसे जैसे आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे, ऐसा लगता था मोटरसाइकिल आहिस्ता आहिस्ता हल्का होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही कहते हैं मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, वो जो गां गां लगा हुआ था, वो उसने रेस देनी बंद कर दी थी। वो भी जब उसने पीछे मुड़ के देखा था, वो भी डर गया था, खौफजदा हो गया था। डरी हुई आवाज में उसने कहा था, आयतुल कुर्सी पढ़ो, और उसने बाइक को छोड़ दिया था। और जब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की तो उसके मुंह से भी आयतुल कुर्सी निकली, और उसने दोबारा से बाइक को तोड़ने की कोशिश की। तो उसको लगा बाइक बिल्कुल हल्का होता जा रहा है। बाइक की जो पहले पोजीशन है अब वैसी नहीं है, नॉर्मल हो रहा है। अब जब उसने आहिस्ता आहिस्ता रेस दी और बाइक को चलाने की कोशिश की तो बाइक चलना शुरू हो गया। मैं समझ गया आयतुल कुर्सी की वजह से बाइक हल्का होता जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। मैं और ऊंची आवाज में पढ़ता गया और वो भी आयतुल कुर्सी पढ़ता गया। हम बाइक चलाते गए, यहां तक कि बाइक बिल्कुल इस तरह चलना शुरू हो गया जितना हम रेस दे रहे थे, बाइक उतना तेज चल रहा था। जब हम उस एरिया से निकल आए, अब इतना हिम्मत दोनों में से किसी के पास नहीं थी पीछे मुड़ के उनको देख सके, जिनका ना मुंह था, ना आंखें थी, ना नाक था, ना होंठ थे, ना कान थे, सिर्फ गोल सा एक चेहरा था, इंसान जितना कद था, बाजू और टांग थे, और खड़े लहरा रहे थे। एक जैसे ही मोटे थे, जितना यानी एक ही जिस्म था उतना ही बाकियों का जिस्म था। जितना एक के पांव थे, टांगे थी पतली, जितनी बाजू थे, बाकियों के भी टांगे, पांव, बाजू उतने ही थे। साइज सबका एक ही जैसा था, जैसे फोटो कापियां। और जब बाइक तेज भागता रहा, हम उस एरिया से निकल आए तो हमारी जान में जान आई। और उसके बाद हम फिर भी आयतुल कुर्सी दिल ही दिल में पढ़ते रहे और बाइक को फयाज भगाता रहा,
भगाता रहा, यहां तक कि पसीने पसीने हम हो गए, अपने घरों तक पहुंच गए। उस वक्त तो एक दूसरे को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, हम अपने अपने घरों में गए और जाकर गिर गए। खौफ से बुरी हालत थी, रात सारी आयतुल कुर्सी, कमरे में भी आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए गुजर गई, फ्याज की भी माज की भी, कि कहीं वो वापस हमारे पीछे ही ना आ गए हों, हमारे घर का रास्ता ही ना देख चुके हों। इतनी हिम्मत नहीं थी पीछे मुड़ के देख सके। जब वो तेज हवा में दौड़ाते हुए बाइक को आ रहे थे तो दोनों के जहन में एक ही ख्याल था, कहीं पीछे ना आ जाएं, कहीं पीछे ना आ जाएं। जब वो घर पहुंचे थे तो दोनों ने मुड़ के पीछे देखा था, कोई आया तो नहीं, पीछे कोई भी नहीं था। वो रातों को दोनों जागते रहे, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहे, नींद नहीं आ सकी। सुबह हुई, जब अजानें हो गई, सूरज की रोशनी निकली, तब जाके वो कहते हैं हम दोनों सोए रहे। घर वाले भी हैरान थे, आज इनको क्या हुआ है, ये दोनों सोए हुए क्यों हैं। खैर हम उठे, घर वालों से इस वाकये का जिक्र नहीं किया। बुखार हुआ और चुप करके दवाई लेके आ गए। घर वालों को अगर हम इस बात का, वाकये का बता देते तो उसके बाद हमारे ऊपर पाबंदी लग जाती कि तुम्हें पहले भी मना किया है कि रात को इस तरह ना जाया करो, फिर वो हमें रातों को इस तरह निकलने ना देते। इसलिए हमने इस वाकये को खामोशी इख्तियार कर लिया, एक दूसरे से कहा इस वाकये का किसी से जिक्र नहीं करना वरना हम पे पाबंदी लग जाएगी। और ऐसा ही हुआ। आज भी हम जाते हैं लेकिन उस तरह अब उस जगह पे नहीं जाते, लेट नाइट नहीं जाते। जब और लोग भी मौजूद हों, टाइम ऐसा हो, वीकेंड हो, तब हम जाते हैं। और जब देखते हैं दूर से कोई नहीं है तो हम वापस आ जाते हैं। आज इस वाकये को 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी ऐसे लगता है जैसे कल का वाकया हो। इसलिए आखिर में यही कहूँगा, मदर साहब मेरा और मेरे दोस्त का नाम चेंज कर दीजिएगा। अब भी हमें रातों को जाना होता है, अब भी हम कंप्लेन के लिए निकलते हैं, और जब कंप्लेन हल हो जाती है तो फिर कहीं इधर कभी इधर निकल जाते हैं। घर वाले भी कहानी सुनते हैं, इसलिए मेरा नाम बदल दीजिएगा। आपके कहने पे जी मैंने आपका नाम बदल दिया। मुझे भी अपने बहुत सारे वाकयात याद आ रहे थे आपकी कहानी सुनाते हुए। मैंने भी इस तरह के बहुत सारे मंजर देखे हैं। मैं एक पागल दीवाना सा बंदा हूँ, सच्ची बात यह है, मैं बहुत दीवाना सा बंदा हूँ। तन्हाई मेरी कमज़ोरी है। इस वक्त रात है, खामोशी है, तन्हाई है। मेरी वाइफ बहुत बहादुर है माशाल्लाह। मैं नहीं होता तो बहुत कुछ घर में होता है, इतना कुछ होता है कि वो बंदी है जो अकेली रहत के बर्दाश्त कर लेती है। कोई और औरत हो तो डर जाओ, लेकिन वो बुरी मखलूक नहीं है, नेक मखलूक है, जिनका खौफ ही है, चाहे वो अच्छे जिन क्यों ना, उसका खौफ ही एक और खौफ है। कहानी सुनाते हुए कभी आवाज़ आती है, कभी क्या होता है, कभी ये होता है इससे खेलते हैं, ये चुड़ैल लगी हुई है, वो हटा देती है, कहती है यार इसको हटा दो। मैं कहता हूँ क्यों, कहती है ये खेल रही होती है, रात को घूम रही होती है तो उसको डरती है, और जब मैं घर चला जाता हूँ या इधर उधर जाता हूँ तो इसको हटा देती है। जिन्नात का बहुत खौफ ही एक अजीब खौफ है। लेकिन एक बात, नेचर से मुझे बहुत प्यार है, पहाड़ों से, समंदरों से। खैर मैं दूर निकल जाऊंगा, कराची की ख्वाहिश है मैं साहिल समंदर पे रात के टाइम पे जाके बैठूं और कुछ देर में उसको मुसलसल देखूं, कराची जाऊं। कराची आने से अकेला, मेरी कज़न पहले वहीं पे थी, वो कंट्री हेड थी एफएम की, अब वो अमेरिका शिफ्ट हो गई हैं। लीना शाह आप सब जानते होंगे, वो कंट्री हेड थी एफएम 103 की, अब वो अमेरिका में है। उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी मैं उनके पास चक्कर लगाऊं। अब तो वहाँ पे मेरा कोई अपना कोई फैमिली तो नहीं है, आप लोग ही फैमिली हैं, लेकिन ख्वाहिश है कि वहाँ मैं चक्कर लगाऊं और कराची रात के टाइम साले समंदर को देखूं। क्योंकि ये बात हकीकत है, जहाँ इंसान बैठते होते हैं उस जगह को छोड़ के जो आगे वीराने वाली जगह है, वहाँ पे आज भी जिन, भूत, परियां, चुड़ैल, ये तमाम उस नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। इसलिए अगर आप रात को वहाँ पे जाएं और उसको महसूस करने की कोशिश करें तो आप उसको ज़रूर महसूस कर सकते हैं। महसूस करने के लिए थोड़ा सा इंसान, दुनिया, इससे राब्ता कट करना होगा। जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह से राब्ता बनाना होगा। इसीलिए ये लोग मेडिटेशन करते हैं, मुराकबा करते हैं। ये एक कनेक्टिविटी बनानी होती है, कनेक्शन बनाना होता है। जिस वक्त कनेक्शन बन जाता है फिर सब नज़र आता है। खैर ये थी आज की कहानी। आप भी अपनी कहानी मुझे वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड करके भेजिए या लिख के भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। OCS का आखिर में आपने लफ्ज़ STORY इंग्लिश में या उर्दू में स्टोरी, आखिरी लफ्ज़ आपका लाजमी होना चाहिए। जो भी कहानी मुझे भेजेगा आखिर में लफ्ज़ स्टोरी होना चाहिए, क्योंकि जब मैं मैसेज पूरे देख रहा होता हूँ तो जहाँ पे स्टोरी लिखा हुआ होता है उसको मैं फ़ौरन नंबर दे के सेव कर लेता हूँ और फिर उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाता हूँ। सो आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।